हिंदुस्तान से हम मैच क्या हारे, हर तरफ सफ़े मातम पिच गई है। लोग परेशान हैं, सवाल पूछ रहे हैं, टीम के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। भाई हार गए, कभी वो हार जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं, कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम हार जाते हैं। हम अच्छे तरीके से खेल सकते थे, बिल्कुल दुरुस्त है। हम अच्छे तरीके से हार सकते थे, ये भी ठीक है। हम जीत भी सकते थे, ये भी ठीक है। लेकिन क्रिकेट के ऊपर इतनी हमारी तवज्जो है दूसरे मामलात की तरह। मैं ये नहीं कह रहा क्रिकेट अहम नहीं है, तो ख़ुद क्रिकेट बहुत खेलता हूँ और मेरी उसमें इंटरेस्ट लेवल जो है वो बहुत ऊंचा है। लेकिन ये क्रिकेट के ऊपर जिस किस्म का हम कौमी सेंटिमेंट का इजहार करते हैं, जो दूसरी डेवलपमेंट्स हैं क्रिकेट से हटके और हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, जिसके अंदर एक टीम बन रही है, उस टीम का हम हिस्सा नहीं है, उस टूर्नामेंट का हम हिस्सा नहीं है, हमें उसके ऊपर किसी किस्म की कोई परेशानी नज़र नहीं आती। और वो कौन सी टीम बन रही है, वो कौन सा टूर्नामेंट है? G20 समिट के मौके के ऊपर जो दुनिया भर की बेहतरीन इकॉनमीज़ का एक इकट्ठ है, एक रीजनल ग्रुपिंग अनवील हुई, उसको सामने लाया गया। इसका मुकाबला अब चाइना के CPEC से है, जिसका हम हिस्सा हैं। इस कनेक्टिविटी के अंदर हिंदुस्तान, सऊदी अरब, UAE, जॉर्डन, इसराइल, जर्मनी, इटली और उसके बाद फिर अमेरिका, ये एक कनेक्टिविटी आपको नज़र आती है। मुख्तलिफ पोर्ट्स इसके अंदर इस्तेमाल होंगे, यूनान की पोर्ट भी इसके अंदर इस्तेमाल होगी। हम इस इकट्ठ का हिस्सा नहीं हैं। हमें बाईपास कर दिया गया है। हमें इस इकट्ठ के बारे में परेशान होना चाहिए, इसके क्या मौक़े हैं जिससे हम मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। क्रिकेट होती रहेगी, हम जीतेंगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके ऊपर जो परेशानी है उसका अगर आप मवाजना करें उन मामलात से जिनसे तहज़ीबों की किस्मतों के फ़ैसले होने हैं, तो तवज्जो का फुकदान हमें नज़र आता है। तो हमने इस तवज्जो के हसूल के लिए रब्ता किया। ऑक्सफोर्ड में अभी मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर अदील मलिक। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। क्रिकेट का मैंने भी जिक्र किया, हम दूसरी उलझनों में भी फंसे हुए हैं कि जी कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसकी पेशी लगी, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। अब ये जो नया रूट एक सामने आया है, इसके ऊपर आप हमें रिफ्लेक्ट करके बताइएगा कि आपके व्यूज़ क्या हैं, और ये भी बताइएगा कि हमारे लिए परेशानी की बात है या हमारे लिए एक नया मौका है। जी, बहुत शुक्रिया तलत साहब। मेरे ख्याल में ये एक अहम पेशरफ्त है, और इस पेशरफ्त को देखने के लिए जरूरी है कि आप 10-15 साल पहले चले जाएं और इसको उस चाइना के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है और CPEC है उसके तनाजुर में देखना चाहिए। मेरे ख्याल में हम दुनिया में एक ऐसे लम्हे में मौजूद हैं जहां पे जो जंगें हैं वो टैंकों गोलों से ज्यादा अब कनेक्टिविटी के थ्रू हो रही है, जिसको मैं कहता हूँ क्लैश ऑफ कनेक्टिविटीज के जो मुख्तलिफ कंपीटिंग विजन्स हैं कि कौन किससे कनेक्ट होगा और कौन सा ट्रेड रूट बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा। इसके ऊपर बहुत सारा जो मुसाबकत है बड़ी बड़ी पावर्स की, चाइना की और अमेरिका और वेस्टर्न लेड ऑर्डर की, तो इसको चाइना के तनाजुर में देखना चाहिए। और दूसरी जो अहम इसमें बात है वो ये कि इसमें कहा तो ये गया कि मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के दरमियान है, लेकिन इसमें इसराइल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही थी। हाइफा से UAE सऊदी कनेक्टिविटी होगी रेल के थ्रू, जो वो चाहते हैं अब ज्यादा, क्योंकि उनके क्लोज ताल्लुकात हो रहे हैं, और फिर हिंदुस्तान के साथ जो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनर इसराइल का भी है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अभी तक इस इनिशिएटिव को हम एक बड़े वॉर ऑफ नैरेटिव्स में देखने की जरूरत है कि BRI के बाद एक बड़ी जो कनेक्टिविटी की स्टेटमेंट है उसके तौर पे इसको देखा जा सकता है। लेकिन ऑन द ग्राउंड काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। मसलन लगता ही है कि हाइप ज्यादा है, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी है उसमें समंदर भी है, बीच में जमीन भी है, फिर रेल भी है। मतलब वो कोई कंटिन्यूअस इकट्ठी टेरिटरी नहीं है। कर बहुत सारे लोगों ने इस पे भी बात की कि जो ग्रीस में जिस पोर्ट के साथ रास्ता दिखाया जा रहा है वो पोर्ट खुद चाइना कंट्रोल करता है। और अगर आप देखें इस इनिशिएटिव को तो हम इसको मिडिल ईस्ट का कह रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट में बेसिकली एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, गल्फ, सॉरी जो तीसरी है वो जॉर्डन है। तो ये मोनार्कीज जो हैं जिनका इसराइल के साथ क्लोज हो रहा रिलेशन, उनके साथ कनेक्टिविटी है। इसमें ना सीरिया है, ना इराक है, ना टूनिजिया है। बहुत सारे जो दूसरे मिडिल ईस्ट के ममालिक हैं, लेबनान है, वो इसमें अभी शामिल नहीं है। बहरहाल ये एक अहम पेशरफ्त है जिस पे हमें निगाह रखनी चाहिए। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो उसमें मैं ये समझता हूँ
कि पाकिस्तान को इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, हमें इसको ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन वो जो रिएक्शन इंडियंस ने शो किया था सी पैक पे, वो रिएक्शन हमें नहीं शो करना चाहिए। अगर वो कनेक्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। हमारी अपनी एक विजन होनी चाहिए, हमें इसको वेलकम करना चाहिए कि जितनी कनेक्टिविटी हो रीजन में, और हमें अपनी एक विजन कनेक्टिविटी की पैरेलल देनी चाहिए। अच्छा, ये बताइएगा कि जो मसला है हमारे लिए, इस ग्रुप को अगर आप देखें वो हम कैसे रिजॉल्व करें। एक हमारा डिक्लेयर्ड एनिमी इसके अंदर मौजूद है, हिंदुस्तान, जो हमारा हमसाया भी है। एक हमारा छुपा हुआ दुश्मन है जिसको हम छुपा हुआ दुश्मन कहते हैं, लेकिन कभी कभार मुझे लगता है कि चंद हल्के जो हैं उसके साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं, इसराइल जिसका नाम है। एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ हमारी लव हेट रिलेशनशिप है, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। फिर इसी ग्रुप के अंदर हमारे कोर स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी मौजूद हैं, यूएई भी मौजूद है, सऊदी अरब भी मौजूद है। आपने फरमाया हमें परेशान नहीं होना चाहिए, लेकिन मखमसा तो हमारा है, हमने डिसाइड तो करना है कि इस ग्रुप के साथ करें क्या जो इतना मिक्स बैग है। देखिए, हमें प्रोएक्टिवली करना चाहिए, और वो काम जो है वो हमें अपने घर से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो एक ट्रांजिशन जोन है। नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में सेंट्रल एशिया बिकम साउथ एशिया, जो साउथ ऑफ पाकिस्तान है वहां पे मिडिल ईस्ट बिकम्स साउथ एशिया। और हम दुनिया की दो बड़ी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज की आगोश में बैठे हैं, इंडिया और चाइना। लेकिन हमारी जो रियासत की समत है 1947 से, वो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं वॉर इकोनॉमी, यानी जंगे लड़के कुछ पैसे ले लिए, किसी बड़े इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। अ, चुनाचे हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है, हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो उन रियासतों की मानंद है जो इकोनॉमिस्ट जिनको लैंडलॉक्ड स्टेट्स कहते हैं। जिस तरह अफ्रीका में बहुत सारी लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं जिनका कोई समंदर से राब्ता नहीं है, बहुत क्लोज्ड हैं, बहुत प्रोटेक्शनिस्ट ट्रेड स्ट्रक्चर्स हैं। वो मुल्क, उस तरह के ममालिक को बहुत मुश्किल पेश आती है बाहर लोगों से कनेक्ट करने में ट्रेड के थ्रू। तो हमें अपनी रियासत की जो समत है उसको एक तो इकोनॉमिकली ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो आपने कहा ना कि पाकिस्तान को किस स्टेज पे रखा जा रहा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक सस्पेंशन की हालत में रखा जा रहा है। और खास तौर पे जो आईएमएफ प्रोग्राम्स हैं, एफएटीएफ है, जो हमें गल्फ से इमदाद मिलती है, थोड़ी बहुत देर के बाद मिलती है, बहुत सारी कंडीशंस के साथ आती है। अब वेस्ट को समझ में आ गया कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने का तरीका यह कि इकोनॉमिक लेवरेज रखें, हर 3-4 साल के बाद उसको सपोर्ट चाहिए होगी, आप उसको सपोर्ट दें और एक कंसेशंस कर दें, और इसको कंटेन करें कि चाइना का इन्फ्लुएंस जबानी किताबी रहे, लेकिन ज्यादा ये अपनी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की तरफ न जाए। उसके लिए रियासत का एक तो रुख इकोनॉमी की तरफ जाना है, जो आप मसलन टैक्स निज़ाम को बेहतर करना है, आपको अपने प्रोडक्टिव सेक्टर्स को ठीक करना है, अपनी रियासत की सिमत रेंटियर इकोनॉमी जो बाहर की इमदाद पे सिर्फ डिपेंडेंट होती है, उससे निकाल के मईशत की खदोखाल के ऊपर फोकस करें। और दूसरी जो अहम चीज है वो है सियासी बेयकीनी की जो फजा है उसको हम खत्म करें। वो तो डॉक्टर साहब आपकी बात ठीक है, हमें अपनी स्ट्रेटेजिक अहमियत का भी एहसास है, लेकिन दुनिया हमारे ख़िलाफ़ भी है, हमारा ख्याल ये है। तो एक तरफ इकनॉमिक मसाइल हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का आपने ज़िक्र किया, दूसरा दुनिया जो है हमारे बारे में हमेशा परेशान कुन किस्म के मामलात उठाती रहती है। तो इस तनाज़र में मैं पूछ रहा हूँ कि इस इकट्ठ के ऊपर हम क्या बहस करें और कुछ प्रोएक्टिवली इसको कुछ लेके कुछ अपना इनिशिएटिव निकालें, कुछ निकालें तो क्या इनिशिएटिव हो? तलत साहब, आप इस चीज को अप्रिशिएट कर सकेंगे कि बहुत सारे जो फॉरेन एनालिस्ट हैं उनकी बातों में इशारे होते हैं, लेकिन वो इशारे बड़े अहम होते हैं। मसलन जब सी पैक लॉन्च हुआ तो अमेरिका में एक एनालिस्ट है डैनियल मार्की, उन्होंने फॉरेन अफेयर्स या फॉरेन पॉलिसी में आर्टिकल लिखा, और उन्होंने सी पैक की जो अहमियत को कम करने की कोशिश की, डाउन प्ले किया, और जो 2-3 नुकात पेश किए उसमें कि क्यों सी पैक कामयाब नहीं होगा, उसमें एक बड़ा नुक्ता था पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। अब आप देखें कि 2018 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जाना और उसके बाद कंटिन्यूइंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आज तक, हमारी रियासत के इदारों को, स्ट्रेटेजिक थिंकर्स को सोचने की जरूरत है कि जो डैनियल मार्की साहब ने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मद में एक इरिटेंट हाईलाइट किया था, हम खुद उसका जानते ना जानते हुए उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो हमें सियासत और मईशत को दोबारा अपने कदमों पे लाना होगा, और फिर हमें एक वेस्ट के साथ जियोपॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत है। मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है कि हम
हमारे जो बड़े दोस्त हैं अमेरिका, बर्तानिया, गल्फ, उनको बताने की जरूरत है कि देखें हम 240 मिलियन लोगों का मुल्क है, 60% से ज्यादा आबादी यंग है, और ये जो आबादी है इसको नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज चाहिए, इनको नेचुरल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज चाहिए। हम अगर चाइना से करें आप नाराज हो जाते हैं, ईरान से गैस का करें आप नाराज हो जाते हैं, अफगानिस्तान में जंग है, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात वैसे ठीक नहीं है। तो हमें इजाजत दें कि हम अपने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट करें, और ये करना आपके भी हक में है। मसला ये है कि वो लीडरशिप जो इस तरह की कंसेशन ले सके वेस्ट से, उसके पास पब्लिक सपोर्ट और विजन चाहिए। ऐसी विजन जो अपने स्ट्रेटेजिक सर्वाइवल से बढ़कर मुल्क की स्ट्रेटेजिक समत को बेहतर करने की कोशिश करें। अब आप देखें हमारे पाकिस्तान में 1950s में हम लोग जब बचपन में पढ़ा करते थे कि 1950s में एक बड़ा इनिशिएटिव हुआ, 50s में 60s में आरसीडी हमें पढ़ाया जाता था, मुतालिया पाकिस्तान में भी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट। वो आरसीडी टर्की और ईरान के साथ हमारा था उस जमाने में एक फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क को हमें आज रिवाइव करने की जरूरत है। आप हैरान होंगे कि इराक का तीसरा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान है, वो आपके बिल्कुल बैकयार्ड पे है। आपको कनेक्ट करने की जरूरत है इनके साथ दोबारा, और अपने ट्रेडिंग लिंकेजेस को बढ़ाएं, लेकिन उसके लिए एक टफ बार्गेनिंग पावर, टफ पोजीशन की जरूरत है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सियासी या फौजी लेवल पे जो भी रूलर्स होते हैं ऊपर, वो अपने सर्वाइवल को फौकियत देते हैं मुल्क की लार्जर स्ट्रेटेजिक सम को, और ये जो एक्विलिब्रियम है ये बहुत सूट करता है बाहर की पावर्स को, क्योंकि उन्हें चंद इंस्टीट्यूशंस को, चंद इंडिविजुअल्स को, पॉलिटिशियंस, मिलिट्री रूलर्स, उनको वो कंसेशन दे देते हैं, और वो कंसेशन बड़ा चीप रहता है। उनके 4-5 सालों में थोड़ी बहुत सपोर्ट दे देते हैं कि गाड़ी चलती रहे, लेकिन मुल्क को कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की तरफ नहीं जाने। देखिए, आपने अभी जो इस्तेलाह इस्तेमाल की है, जो क्लैश ऑफ कनेक्टिविटी है, बड़ी ज़बरदस्त इस्तेलाह है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये तो बड़ा आसान है कहना कि हमें अपना विज़न पिच करना चाहिए, नया विज़न निकालना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो मजबूरियाँ हैं और जो बड़ी लड़ाई चल रही है, एक तरफ से ये इनिशिएटिव है, दूसरी तरफ से सी पैक है, उसके अंदर हम फंसे हुए हैं। अब ये सी पैक को काउंटर करने के लिए इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ये तो बिल्ली जो है थैले से बाहर आ गई। इसके अंदर वो ममालिक भी हैं जिनकी बायलैटरल मदद के ऊपर हम इंहिसार कर रहे हैं। $25 बिलियन हमारा ख्याल है सऊदी इन्वेस्टमेंट आएगी, $25 बिलियन जो है यूएई की इन्वेस्टमेंट आएगी, और हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। तो एक तरफ सी पैक है, दूसरी तरफ ये इनिशिएटिव है जिसके अंदर वो ममालिक बैठे हुए हैं जिनसे हमारा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो इस दौरान, इसके दरमियान में हम बच के अपना विजन कैसे पिच करें? मतलब मुझे ज़रा समझाएं कि हम क्या कर सकते हैं। एक तरफ चीन को भी खुश रखना है, दूसरी तरफ अपने बायलैटरल जो पार्टनर्स हैं जो इस नए इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, उनको भी नाराज़ नहीं कर सकते। देखिए, इसमें जो चाइना ने किया आज से 30-40 साल पहले, वो आज हमें करने की जरूरत है। हमें इन सब पार्टनर्स के साथ एंगेज करें, सऊदी से भी एंगेज करें, यूएई से भी करें, लेकिन खामोशी से जो अहम इकदाम हैं आपकी मईशत के, सियासत के, वो खामोशी से करते चले जाएं। मसलन देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस में रियासत को डिफाइन दो तरीके से किया जाता है। एक है कि उसके पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस हो, यानी मिलिट्री का कंट्रोल हो, छोटे मोटे मिलिशिया ग्रुप्स ना कंट्रोल कर रहे हो, वो तो हमने कर लिया। दूसरा ये है कि इट हैज द एबिलिटी टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेज फ्रॉम विद इन इट्स बॉर्डर्स, यानी वो एक टैक्स का निजाम बना सकें जो आदलाना हो और जो प्रो ग्रोथ हो। इस जो दूसरा मसला है उसमें हम फेल हुए। उसकी वजह यह है कि 1950 के बाद से जो भी दिहाई आई, उसमें हमारी जो रूलिंग एलीट थी, उन्होंने बाहर से पैसे इकट्ठे करके, जिस तरह आज भी हम सऊदी अरब और उनके ऊपर निगाह लगा डाले बैठे हैं, अपने रिसोर्सेज, डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन में की। उसके लिए वो सेक्टर्स के जिनको प्रॉपरली टैक्स होना चाहिए, टैक्स का रेट नीचे आना चाहिए, लेकिन टैक्स नेट बढ़ना चाहिए, उसमें अगर रियासत जो है वो एक सही स्पिरिट के साथ शुरू हो जाए। देखिए, अब आज हमने अगर कोशिश की कि हम एफएटीएफ पास हो जाए और एफएटीएफ की रेगुलेशंस हो जाए, तमाम मुश्किल हालात के बावजूद रियासत ने एफएटीएफ के ऊपर डिलीवर करके दिखाया। जब आईएमएफ ने कहा कि जी आप स्टेट बैंक का कानून करें, बुलडोज कर दिया जापान ने। जब आपने 9 मई के लोगों को आइडेंटिफाई करना था, आप जियो फेंसिंग करते लगे। रियासत उसी तरह की हिम्मत के साथ, उसी तरह की डेडिकेशन के साथ टैक्स के ऊपर करे। प्रॉब्लम ये आता है तलत भाई कि जब रियासत टैक्स निजाम ठीक करेगी, तो रियासत को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं वो भी उसकी मद में आएंगे, राइट।
अब अगर आप एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स को लेके आते हैं, तो जो बड़े बड़े जमींदार हैं उनका इंटरेस्ट होगा। रियल एस्टेट पे जाएंगे तो रियासती और गैर रियासती जो अशराफिया है जिसका रियल एस्टेट में है वो अफेक्ट होगा। तो नई स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन के लिए, उस रेंटियर अरेंजमेंट से निकलने के लिए आपको जो एलीट है उसको थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, खास तरह का नुकसान। वो उसके लिए तैयार नहीं है। उनके लिए अच्छा ये रहता है कि सिस्टम यूं ही चलता रहे, बाहर से कुछ पैसे कर्ज ले लिया या किसी कहीं से इन्वेस्टमेंट आ गई और गाड़ी चलती रहे। लेकिन अब हम ऐसे दौराहे पे आन खड़े हुए जब गाड़ी नहीं चल सकती। अब जो इकोनॉमिक वायबिलिटी ऑफ द स्टेट जब थ्रेटन हो, तो उसमें ना क्लैश ऑफ कनेक्टिविटीज है ना कोई और बड़ी बातें, उसमें तो सर्वाइवल का इशू है। और आपकी स्टेट की जो फाउंडेशन है वो हिल गई है। जब तक आप ये की इकोनॉमिक क्वेश्चंस को, जिनको आप पोस्टपोन करते आ रहे हैं पिछले 60 सालों से, उनके ऊपर से ही एफर्ट ना एक्सर्ट करें। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने मैं ज्वाइन किया। आपने नाज़रीन डॉक्टर अदील मलिक की बातें सुनी। क्रिकेट के तज्ज़िये आप करते रहें, हम भी करते रहेंगे, लेकिन ज़रा बैन अवी मार्केट की भी फ़िक्र करें जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है।